स्थित चूरू की इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होके दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से, जिसमें दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी, लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का, जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी कि भाला इतनी दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। जो भाले को इतने दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है कि जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे। आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गले लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ अपनी अपनी बात कही है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करूंगा इस मरुभूमि पर। मैं आदरणीय अर्जुन लेखवाल जी का अभिनंदन करूंगा और मैं विशेष अभिनंदन करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने एक किसान के घर में पैदा होकर दिल्ली की कुर्सी पर राज किया और किसानों के लिए संबल बनने का काम किया। कितने धीरे तालियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंच पर इतने सारे लोग बैठे, एक का भी नाम भूल जाऊंगा तो मेरा बैरी हो जाएगा और सबका नाम लूंगा तो आप बैरी हो जाओगे। दोनों में कोई बैरी नहीं हो, इसलिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। इतनी जोरदार बजाओ कि 19 तारीख को ईवीएम भी चरण चरण फोड़ने लग जाए। मुझे लगता है कि मंच के लोगों ने सारी बात कही हो, जन जन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही हो और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बना के दिखा दिया। ये आपका हम सबका सौभाग्य है। दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था और उस अनूठे युद्ध में इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है, कहीं खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहाँ अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है और इसीलिए भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे ये सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी जीवन में,
लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताजुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी। आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी, जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती, जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता हो, उस खानदान में भी बता दो जो सीमा के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी एक सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान प्रमुख और संसद और विधायक बन गए हो, ऐसा पार्टी की रीति नीति में विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को। ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को। चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है, बोल आपके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना सादत होती है तो इनाम तो राजेंद्र जी को मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। टिकट कटना सादत होती तो 2003 में इनाम मुझे मिलना चाहिए था। 2003 की उस सभा को देखिए, जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो ये था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं, उसका मान सम्मान और ऊंचा होता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लोग चर्चा करते हैं सट्टा का भाव इतना ज्यादा है, अब आप और मैं तो सट्टा लगाता नहीं, सट्टे का धंधा कौन करता है? ये चुनौती भी आपको है, ये चुनौती भी आपको है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना चाहिए और आपको चौपाल पर जवाब देना चाहिए, उन जवानों पर ताले लगा देने चाहिए जो चौपाल पर ये तकरीर करते हैं कि एक टिकट कटने से कोई शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से देवेंद्र का घर देखो, देवेंद्र के माताजी और पिता माताजी को देखो और उनके परिवार को देखो, देवेंद्र का रहन सहन देखो, देवेंद्र की संजीदगी देखो, देवेंद्र की तिरंगे के प्रति निष्ठा देखो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, कोई भाई को सर्टिफिकेट बने दोगे किसान को, यो ही किसान को वो और यो ही जाट है, ये देवेंद्र ने जात मार कर दिए होंगे, वो नहीं करोगे तो देवेंद्र को बिना लोकसभा की टिकट को हक भोग नहीं हो, योग्यता देवेंद्र को हक भोग नहीं हो, देवेंद्र तिरंगे को मान करो कि नहीं करो, देवेंद्र तिरंगे की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र मोदी जी की इज्जत करी कि नहीं करी, देवेंद्र बीजेपी की इज्जत करी कि नहीं करी,
देवेंद्र राजस्थान की माटी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र चूरू जिले की इज्जत करी कि नहीं करी? तो देवेंद्र ने टिकट मिलकर तो गुनाह हो जो कि थाने पूछू मैं, गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? गुनाह क्या है जी? गुनाह उनको है कि जिन्होंने 33 साल तक सत्ता की लड़ाई देखी, जो कालरी के सरपंच से लेकर हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4 बार है, 2 बार बेटा रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को यही है कि खानदान की विरासत को उखाड़ कर एक देवेंद्र जैसे सबके लोगों की मां से बदलेगा। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी वैसे जब हर आदमी बोल रहे थे कि दुर्भाग्य होगा तो अर्जुन जी बगल में कह रहे थे। और मित्रों, जिस सेना में अर्जुन है तो महाभारत में तो देखो अर्जुन ही जीतता है। अर्जुन जी कह रहे थे कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, फिड़केबाजी भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत है। अरे भले आदमी पार्टी छोड़ने से ये पहले ये तो पूछ लेता कि तूने पहले क्या क्या भाषण दिए थे। मैं वो वीडियो देख रहा हूं, ऐसा लगता है इससे ज्यादा कोई संत आदमी नहीं, इससे ज्यादा कोई देशभक्त नहीं, इससे ज्यादा कोई मोदी भक्त नहीं। अरे भाई गया तो किसके साथ गया? मैं कोई नाम को नहीं लिया भाई, मैं कोई नाम को नहीं लिया। और बाजार में कोई स्टोर पर कोई चीज मिले तो यूं लिखा हुआ है बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। तो चूरू जिलो धर्मशाला है कि भाई एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या कोई अंडरवियर की दुकान है कि एक के साथ बढ़िया फ्री मिलेगी। मेरे से पूछ लेते, मैं तो अध्यक्ष रहने के नाते राजेंद्र जी और राम सिंह जी दोनों को पूछ के ही काम करता था। मैंने कहा मैं मेरी पीड़ा तो भूल गया, मुझे पार्टी की इज्जत की फिक्र है। सरदार शहर के उपचुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे क्या? सुजानगढ़ में बीजेपी का कमल का चिन्ह नहीं था क्या? गारंटी लेने के बाद भी किस तरीके का द्रोह हुआ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन पार्टी बदलनी थी और केवल यही जिद थी। एक बार सलाह करते मैं ये कहता हाथ जोड़कर, अरे भले आदमी ये तो देखो, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान कौम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना दी, राजगढ़ और चूरू के कारगिल के शहीदों को पैकेज दिया, उस नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचते जिन्होंने खेती का बजट 21,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ कर दिया। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मंच के लोग मेरे को बार बार देख रहे हैं। हो सकता है वो किसी को कुर्ता खींचने का इशारा भी कर दे। मैं हरियाणा गया था, अब मेरी नौकरी हरियाणा में होगी, तो बहुत फोन आने लग गए, रिश्तेदार आजा देख ला करता मेरा मन कौन देखो भाई। तो मैं मीटिंग में गया था, एक फौजी बोलने के लिए खड़ा हो गया। अब फौजी की बात तो 1947 से शुरू होती है। अब पीछे से संयोजक कुर्ता खींच रहा था, फौजी ने कहा कितने खींच ले, भले ही पार्टियां बना दो, सोच रहा हूं बात पूरी करूंगा। मेरे से पूछ रहे कौन सी पार्टी में जाना? मोदी को देखते, देश को देखते, तिरंगे को देखते, 40 साल का इतिहास देखते, अरे कौन सी पार्टी में जाके डूबे जिसने चूरू जिले के किसानों के बेटों को खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया। वो पार्टी पकड़ी, पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और सीपी जोशी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे,
इन पेपर लीक के चोरों के खिलाफ लड़ रहे थे। आपको बताइए, पेपर लीक से आपके बच्चे को तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? तो जो पेपर चोरों का साथ देगा, उन चोरों के साथ लगोगे क्या? भाई थोड़ी आवाज और जोरदार होगी तो मैं मौजूद आवाज। पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? वो सरकार थी 5 साल, 95 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर हुए। ऐसे अपराधियों का साथ दोगे क्या? इस सरकार में बड़े बड़े लोग ईडी के दायरे में है, जेल जाने से जुगत भिड़ा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाओगे क्या? मैं यही निवेदन करने के लिए आया था मित्रों। इतिहास को बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चुनाव देश की अस्मिता और सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव तो है ही। इसलिए है कि जब आप चौपाल पर बीड़ी फूंकते फूंकते, ताश खेलते खेलते जब ये कहते थे कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो 370 खत्म करेगा, वो माई का लाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, जिसने आपके उस सैनिकों का सम्मान किया। मैं एक वीडियो देख रहा था, आज का ताजा वीडियो। पाकिस्तान में एक 85 साल के हिंदू ने केला खा लिया। वहां के लोगों ने, वहां की हुकूमत ने उसकी बहुत निर्मम पिटाई करी। क्यों करी? कि रमजान के महीने में हमारा रोजा है, तुझे भी अपने रोजे में खाने का कोई हक नहीं है। अरे